आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि आप सबने देख लिया है कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर पर आया है तो वह एक के बाद एक भारत पर दबाव बनाता जा रहा है। ये दबाव कभी अमेरिकी इक्विपमेंट्स को खरीदने को लेकर होते हैं, तो कभी इंडियंस को डिपोर्ट करने को लेकर होते हैं, तो कभी अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि जो देश डॉलर को एक्सचेंज करना चाहते हैं उनको अभी से सबक ले लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना इस समय अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस कर रही है और इसके लिए वो एडवांस जो प्लेटफॉर्म है उनकी तलाश भी कर रही है। और इस समय भारतीय नौसेना जो है एक ऐसे अधर में लटक चुकी है जिससे निकलना भारतीय नौसेना के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दरअसल आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना का हाल ही में एक प्लान था जहां पर वो एडिशनल 6 की संख्या में बोइंग P-8I पोसाइडन जो कि मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है उनको खरीदना चाहती थी। और इस प्रोक्योरमेंट को एक बार मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन आगे चल के कुछ अनडिस्क्लोज्ड कारण की वजह से ये प्रोक्योरमेंट पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका भारत के ऊपर ये दबाव बनाता दिख रहा है कि भारत अपने इस पेंडिंग प्रपोजल को क्लियरेंस दे और जो पेंडिंग एक्विजिशन था इन प्लेन्स का उसको पूरा किया जाए, ताकि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है ये एक नए आयाम को प्राप्त कर सके। भारत की बात करें तो भारत इस समय 12 की संख्या में P-8I एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, जिन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में स्प्लिट किया गया है। इन्हें मुख्य तौर पर सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस के काम में यूज किया जाता है और इंडियन ओशन रीजन के जब परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है, संदर्भ में बात की जाती है, तो ये एयरक्राफ्ट काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। P-8I बेसिकली बोइंग के 737-800 एयरफ्रेम पर बेस्ड है और इसको जो मैरीटाइम रिक्वायरमेंट्स है इनके हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। इसमें आपको एडवांस जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडवांस सेंसर हो गए जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लीट है ये इंडियन ओशन रीजन को मॉनिटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, ताकि किसी प्रकार का अगर मिस एडवेंचर होता है या किसी प्रकार की घुसपैठ होती है तो उसकी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करी जा सके। और क्योंकि आप सबको पता है इस इलाके में चाइनीज वेसल्स की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसलिए जो P-8I की फ्लीट है ये भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि वो भारत को एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं और उन्होंने भारत से अनुरोध भी किया है कि भारत और ज़्यादा जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है इनको खरीदे, ताकि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसको एक नया आयाम दिया जा सके। भारतीय नौसेना पहले से ही 18 P-8I एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है इसको लेकर बातचीत करती रही थी और उन्होंने कई मर्तबा ऐसा कहा था कि इंडियन ओशन रीजन की डिमांड को देखते हुए जो 18 P-8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट है ये भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और जो मैरीटाइम थ्रेट इस समय रेज हो रही हैं उनको काउंटर करने में इसकी भूमिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब अगर हम बात करें इनकी कैपेबिलिटी की, तो हमने आपको पहले बता दिया कि वो सभी ज़रूरी सेंसर इसमें दिए गए हैं जो कि इस प्रकार के ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं। इनिशियली बोइंग का प्लान ये भी था कि जो 6 P-8I की डील है उसको क्लियर किया जाए, लेकिन आगे चल के कॉस्ट कंसर्न होते हैं, बजटरी कंसर्न होते हैं, जिनके चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बोइंग के बीच में ये जो बातचीत है ये स्टॉल हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती और फिर कुछ अननोन कारण की वजह से, अननोन रीजंस की वजह से इस डील को स्क्रैप कर दिया जाता है और ऐसे में जो एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को मिलने थे वो डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाती है। लेकिन अब ऐसे अनुमान आ रहे हैं सामने कि एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच में जो P-8I पोसाइडन है इनको लेकर जो बातचीत है वो हो सकती है। और क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसे एडवांस इंडिजिनस प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए भारतीय नौसेना के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो स्ट्राइकर अमेरिका पुश कर रहा है, स्ट्राइकर की जगह पर भारत को यहाँ पर यही एयरक्राफ्ट लेने चाहिए और स्ट्राइकर जैसे जो आर्मर्ड व्हीकल है उनको लेकर भारत को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में जो हम पैसा खर्च करने वाले हैं उस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में, उन्हीं पैसे को हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें तो भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अच्छे से पूरी हो सकती हैं। ये एयरक्राफ्ट जो है ये मार्क 84 टॉर्पीडो और हार्पून जैसे मिसाइल्स के साथ भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर जो एनिमी के शिप है, सबमरीन्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं और भारत को एक क्लियर कॉम्बैट एज इनके आने के बाद प्राप्त हो सकता है।
तो देखते हैं आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच में ये बातचीत कहाँ तक पहुँचती है और क्या हमें बड़े निर्णय देखने को मिलते हैं, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फाइनली एक ऐसी डिबेट को अब विराम मिल चुका है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और उस पर कोई निर्णय नहीं आ पा रहा था। और ये डिबेट थी कि क्या भारतीय नौसेना के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को कंसीडर किया जाए या फिर हमें एडिशनल सबमरीन्स की तरफ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब अब लगभग क्लियर हो चुका है, जहां पर भारतीय नौसेना ने डिसाइड किया है कि वो फिलहाल तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोक्योर करने का जो प्लान है उसको छोड़ रही है और इसके जगह पर वो जो आईएनएस विक्रांत क्लास की जो सिस्टर शिप है उसको ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। और IAC-2O के आने के बाद जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस प्रकार भारतीय नौसेना दो एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के साथ ऑपरेट करने वाली है। लेकिन इसके बाद से जो डिस्कशंस का दौर है वो फिर से एक बार रेज हुआ है और जो डिबेट है वो शुरू हुई है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। लाइफ इज डिफेंस की बात माने तो वहां पर नेवल सोर्सेज ने उनसे बात करते हुए ये बताया है कि भारतीय नौसेना ये बात जानती है कि जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के खरीद की बात है ये निस्संदेह भारत को पावरफुल तो बनाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके चलते ये प्रोग्राम बहुत लंबा खिंच सकता है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर जो पैसे हैं वो खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा इनको मेंटेन करना, इनको ऑपरेट करना ऑलरेडी भारतीय नौसेना के जेब में काफ़ी भारी पड़ता जा रहा है। और ऐसे में भारतीय नौसेना ये चाहती है कि इसके जगह पर जो बेसिकली सबमरीन प्रोग्राम है इनको आगे बढ़ाया जाए और सबमरीन प्रोग्राम्स के ही थ्रू भारतीय नौसेना अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। क्योंकि जब बात हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की करते हैं तो वहाँ पर आईएनएस विशाल नाम के एक शिप को प्रपोज किया जाता है जो कि एक सुपर कैरियर होता, जिसमें कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलती, जिसमें कैटपल असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलने वाला था। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं और बजटरी हर्डल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, जिनके चलते जो भारतीय नौसेना है उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। अब अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करने की बात करें तो आप सबको पता होगा कि आईएनएस विक्रमादित्य ही अभी एक रिफिटिंग से गुजरा था जिसमें तकरीबन 1207 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इसके अलावा अगर आप एक नई शिप को बिल्ड करते हैं तो इसमें सेवरल बिलियन डॉलर्स जो है आपको खर्च करने पड़ सकते हैं और इस चीज़ का प्रभाव न सिर्फ बजट पे पड़ेगा बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो प्रोग्राम है वो भी बजट के चलते प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबमरीन की तो भारत का जो SSN प्रोग्राम है इसको हरी झंडी दे दी गई है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन ज़्यादा स्टेल्थ और एंड्योरेंस को ऑफर करती है और पावर प्रोजेक्शन के लिए हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्योंकि आजकल जो एक तरफ जहां बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरे थ्रेट्स का खतरा होता है तो वही सबमरीन साइलेंटली ऑपरेट करती हैं और एनिमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसीलिए जो भारत का SSN प्रोजेक्ट है इसको हरी झंडी दे दी गई है। और जब से भारत ने सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघात को हरी झंडी दी है तो उसके बाद से जो दूसरी सबमरीन प्रोग्राम है इनको लेकर कॉन्फिडेंस जाग गया है और आने वाले भविष्य में ये सबमरीन्स बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।